Hello students. So today we are going to discuss applications of dimension analysis. Students previous classes के अंदर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 3 लेक्चर कवर किए हैं, जिनके अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको यूनिट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इन सेकंड लेक्चर हमने मेजरमेंट्स पढ़ी थी, लेंथ की मेजरमेंट, जिसके अंदर पैरालैक्स मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको पॉइंट करवाया था। एंड आफ्टर दैट डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको निकालने सिखाए लेक्चर नंबर 3 में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस, मीन्स वो जो डायमेंशन फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे उनको अप्लाई कहाँ करें अब हम, मीन्स उनकी हेल्प से हम फिजिक्स के अंडर क्या क्या चीज़ें सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू प्रूव होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन, टू प्रूव होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन। एनी फिजिक्स की जो भी इक्वेशंस हैं, फिजिक्स के अंदर कोई भी इक्वेशन हो, एडिशन की फॉर्म में जैसे कि ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर है, v इज इक्वल टू u प्लस AT है, या फिर मल्टीप्लीकेशन की टर्म में हो जैसे कि f इज इक्वल टू gm1m2 बाई आर स्क्वेयर है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है आपस में, उनको आप डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। सेकंड एप्लीकेशन, या हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर आप किसी इक्वेशन को ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हो। कोई फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाए कि प्रूव दैट दिस फॉर्मूला इज ट्रू, देन यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, लेक्चर 1st, 2nd, 3rd हर एक लेक्चर का आप सीरियल वाइज अगर कवर करोगे तो आपको थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा चैप्टर का, और डाउट्स भी अच्छे से क्लियर होते हैं उसमें। अदरवाइज बिकॉज लिंक्ड टॉपिक है तो डाउट्स आने पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे डाउट्स आने की। अच्छा, सेकंड जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना मीन्स, जैसे कि CGS यूनिट में फोर्स को डाइन कह दिया जाता है, तो अगर आपको पूछ ले 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, वो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। CGS यूनिट में एनर्जी को अर्ग बोल दिया जाता है। अगर हम पूछ लें कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं वो धीरे धीरे करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन थर्ड एप्लीकेशन, हम किसी फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं, बट कोई खास फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है इससे, ऐसे नहीं हर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, नो। और यही एकमात्र डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन के रूप में भी, सॉरी लिमिटेशन के रूप में भी आपको पढ़ना है, टू डिराइव एनी फॉर्मूला, टू डिराइव एनी फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये जो थर्ड एप्लीकेशन है यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है, बट उसके बावजूद भी हम इसको एक बल्क में यूज़ करते हैं, और आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम तो इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट फ्लूइड के हाइड्रोडायनेमिक्स सेक्शन में आपको इसका एक यूज देखने को मिलेगा। हाइड्रोडायनेमिक्स का 50 to 60% पार्ट आपको डायमेंशन एनालिसिस से सोल्व किया हुआ मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जब हम वेव चैप्टर में चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, वो मैं अभी भी आपको करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, से चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमारी सबसे लास्ट एप्लीकेशन, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बड़ी ही फेयर एप्लीकेशन है, बड़ी ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। एंड खूबसूरत ये भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं है, बस
ये लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा कवर करती हैं, सो दैट्स वाई इसको सबसे पहले करा रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन दोनों को भी कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए और ये सिखाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो एक फॉर्मूला चाहिए। सो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस कोई भी हों, उनके लिए आपको एक डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप उसको कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे सिर्फ। सो एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। आफ्टर दैट एक दो क्वेश्चंस की और मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, आप भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ revolution of a pendulum in which that depends upon first mass of bob। अगर कहीं कहीं पे ज़्यादा स्लो हो रहा है तो यू कैन मेक द मोड ऑफ प्ले मोड ऑफ वीडियो ऑन 2x, ओके, क्योंकि राइटिंग टाइम में हो सकता है आपको काफ़ी स्लो दिखे। सो मास ऑफ बोब पहला डिपेंडेंट फैक्टर स्मॉल है। सेकंड डिपेंडेंट फैक्टर इज लेंथ ऑफ पेंडुलम L, and the third dependent factor, that is acceleration due to gravity, that is G। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पेंडुलम के बारे में अपनी घर की घड़ियों से थोड़ा बहुत सीखा होगा कि किसी घड़ी में एक बॉब दिखेगा जो कि एक वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होती। वैसे एक आइडियल पेंडुलम में बॉब का मास इनफाइनाइट होता है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल होता है, ये एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है। और जब ये पेंडुलम डिस्प्लेस होता है तो इतनी ही डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नोट करनी है जो सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे नोटिस कर सकें। अदरवाइज फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर लगने लग जाएगा एंड फिर इसका टाइम पीरियड निकालने का आपको थोड़ा दूसरे रोटेशनल मोशन से आपको इसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका डिराइव करना पड़ेगा। बट वो सारी चीज़ें आपको 11th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर में हम सिखाएंगे। बट इस लेक्चर के अंदर फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप आपको इनको किसी भी स्टेटमेंट को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है टू डिराइव। क्या डिराइव करना है? टाइम पीरियड, ओके, टी। एंड डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होता है वो भी साथ ही साथ लिख लें, वो भी टी ही होता है। डिनोट भी टी से ही करना है एंड डायमेंशन फॉर्मूला भी टी। अब इसके बाद में लिखना है डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स डिपेंडेंट फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाएं। फर्स्ट डिपेंडेंट फैक्टर मास ऑफ बॉब, जिसको डिनोट करना है स्टूडेंट्स स्मॉल m से, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल M टू द पावर 1, इसके T टू द पावर 1। सेकेंड डिपेंडेंट फैक्टर इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज डिनोटेड बाय L एंड हैविंग डायमेंशन इक्वल टू L। लेंथ लंबाई का डायमेंशन तो L ही होगा ना, ओके। आफ्टर दैट थर्ड डिपेंडेंट फैक्टर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने कल करके दिखाया था। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एनी अदर फैक्टर हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला उसका सेम रहेगा। सो दैट्स सिमिलर टू दैट एक्सेलरेशन भी किसी भी टाइप के हो, डायमेंशन फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ओके। इतना ठीक है। इतना करने के बाद आपको
इक्वेशन में ऐसे लिखना है कि टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है जी, ओके, लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के स्टूडेंट्स आपको लगाना है एक कांस्टेंट और इनको एक पावर भी प्रोवाइड करनी है, बी एंड सी, इस टाइप से, ओके। एंड नाउ पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी L to the power b and LT minus 2 to the power c and here is dimensionally, यहाँ पे लिख दें आप dimensionally, डायमेंशनली ये सारी चीजें आप इस तरह से लिखोगे, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन रब कर देते हैं। आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड में देखो M0 L0 T1 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। और जो भी कांस्टेंट होता है ना स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो भी हम कांस्टेंट लगाते हैं वो डायमेंशन लेस होता है, क्या ये कह लो इसकी लिमिटेशन है, जरूर होना चाहिए डायमेंशन लेस। जिसमें कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया आप उस फॉर्मूले को यहां से डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वेयर, जी का डायमेंशन मैंने आपको निकाल के दिया था कल की क्लास में, है ना। तो जिस फॉर्मूले में आपको कोई डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाए कांस्टेंट का, वो आप डिराइव नहीं कर सकते यहां से, ओके। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो भी हम कांस्टेंट लगाते हैं वहां डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनल लेस होना चाहिए, वो कंपलसरी है। आफ्टर दैट अब राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही MLT की टर्म में ले आए, ओके। M की टू द पावर A, और कहीं पे M है कहीं पे भी M नहीं है, ओके। L टू द पावर B एंड L टू द पावर C ऑल्सो, बेस सेम, पावर एड, ठीक है। T टू द पावर -2C, ओके, ये वाली पावर भी इसी में मर्ज करो और कंप्लीट लिखो। एंड नाउ बिकॉज स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड साइड में अगर टाइम पीरियड है सो राइट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेशन करके आप लाओगे तो वो टाइम पीरियड ही आएगा। एंड इफ राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करने के बाद एक टाइम पीरियड आ रहा है सो कैन आई से राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड में यहां पे भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी ही है, ध्यान दें एक बार, AT एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी। सो कैन आई से किसी भी फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें होती हैं वही राइट हैंड साइड में जरूर होंगी डायमेंशनली। अगर आप सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे सो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना वही राइट हैंड साइड में आएगा। मीन्स ये जो A है ना इसका डायमेंशन 100% जीरो होना चाहिए। A इज इक्वल टू 0, B प्लस C इज इक्वल टू 0, -2C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -½ सो B इज इक्वल टू +½ एंड ये A B C की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दें एंड यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम K M टू द पावर A L टू द पावर B G टू द पावर C एंड कैन आई से M, ये L बाय G हो जाएगा, पावर माइनस है ना, सिंपल, दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यहां से ये भी चीजें सीखो, और नहीं भी कोई बात नहीं, हम लास्ट का जो लेक्चर होगा उसमें जरूर कवर करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है हमारा वेव एंड ऑसिलेशन जो यूनिट आएगी उसमें सिंपल पेंडुलम का अलग से एक टॉपिक बनता है, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे कि मास का इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स आप स्ट्रिंग से बेशक 10 किलो वजन बांध लो, 100 किलो वजन बांध लो, मास का अगर इंडिपेंडेंट है तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा पेंडुलम का, ओके। सो इट इज रियली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हो। एंड नाउ एक और क्वेश्चन हम इसी पे करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। देखें ये जो क्वेश्चन है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया वेव्स चैप्टर में आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालने को बोलेंगे एंड दैट आर डिपेंडेंट ऑन
2 फैक्टर्स, बट फिर भी हम एक तीसरा फैक्टर ले लेते हैं, ओके। डिपेंड करती है 2 ही फैक्टर पे, बट अगेन मैं जैसा कि बता रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेशंस लेके आती है बहुत सारी। एक लिमिटेशन मैंने आपको अभी भी बताया, साथ साथ नोट करते जाएं। क्या बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप सिर्फ वही फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो जिनका कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला इज मिनिमम और मैक्सिमम 3 डिपेंडेंट फैक्टर होने चाहिए। मिनिमम तो चलो कम भी हो जाए कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम 3 डिपेंडेंट फैक्टर जरूर। 3 से ज्यादा डिपेंडेंट फैक्टर होंगे ना, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो डायमेंशन फॉर्मूला यहां से डिराइव नहीं हो सकता। क्यों नहीं डिराइव हो सकता वो भी देख लो, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड में MLT यूज करते हैं, राइट हैंड साइड में MLT यूज करते हैं, एंड MLT के जो कोफिशिएंट्स होंगे, जो डायमेंशंस होंगे, वो भी तो 3 ही होंगे ना। एंड 3 डायमेंशन से आप 3 इक्वेशन बना सकते हो, 3 इक्वेशंस की हेल्प से आप 3 ही तो वेरिएबल सोल्व कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई। एंड एक और फॉर्मूला कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, ये हमें फॉर्मूला निकालना है, मान लो टू डिराइव स्पीड ऑफ साउंड। अब आपको स्टेटमेंट पता चल गया कैसी फॉर्म में गिवन मिलेगी। ऐसे बोलेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन दिस, hence derive dimensionally the formula for speed of sound. So speed of sound wave का फॉर्मूला आपको निकालना है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? LT-1, ओके। दैट इज डिपेंड ऑन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट फैक्टर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आपको डायमेंशन निकालना सिखाया था इसका, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। किसने बताया? हुक्स लॉ, वो भी सेकंड वॉल्यूम का पहले ही चैप्टर में सीख लोगे आप ये सारी चीजें। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इसका डायमेंशन क्या होता है? एज वी नो स्ट्रेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेशर and strain is dimensionless, so that's why stress by strain have dimension equivalent to pressure, and pressure has dimension ml-1 t-2। pressure का करके देखो भाई, force per unit area, okay। modulus of elasticity, second dependent factor students, density of the material, density of the medium। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एयर में बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड धीमी होगी एज कंपेयर टू वाटर, एंड वाटर में धीमी होगी एज कंपेयर टू एनी सॉलिड, बिकॉज डेंसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम ml-3, ओके। थर्ड डिपेंडेंट फैक्टर भी ले लेते हैं, वेवलेंथ। wavelength lambda, lambda is the length, so only L is the dimension। साथ साथ डायमेंशन फॉर्मूले लिखते जाएं, एंड इन नेक्स्ट स्टेप वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेंसिटी, वेवलेंथ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैंने K से यहां पे इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किया बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के ऑलरेडी आप K लगाने वाले थे, ओके। E to the power A, rho to the power B, lambda to the power C, and dimensionally again ये वर्ड आधा रह गया, dimensionally वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, m0 लिख सकते हो, ओके। K is dimensionless, necessarily the constant is dimensionless, याद रहे। एंड इसका डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ml-1 t-2 पावर A, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3 पावर B, एंड लैम्डा इज लेंथ इटसेल्फ एंड पावर C। इज इट विजिबल टू यू? सो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ऐसे ही A, B, C को इक्वेट करें, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C इन द इक्वेशन दिस। m0 L1
t माइनस 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में देखें m की पावर a, m की पावर b, बेस सेम पावर ऐड, सो वी कैन राइट a प्लस b, l की पावर माइनस a, l की पावर माइनस 3b, सो यहां पे लिखेंगे माइनस a माइनस 3b प्लस का c। ओके, t की पावर माइनस 2a एंड t और कहीं पे है ही नहीं, सो t की पावर माइनस 2a एज इट इज। ठीक है, now on equating a plus b is equal to 0, minus a minus 3b plus c is equal to 1, minus 2a is equal to minus 1, इससे कैंसिल, a to the power, a की वैल्यू क्या है हाफ, इस a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, हाफ प्लस b is equal to 0, b is equal to minus half, ओके, एंड a and b both values यहां सब्स्टिट्यूट करें, so you will get the value of c 0। हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू के ई टू द पावर ए, ए की वैल्यू क्या है प्लस हाफ, रो टू द पावर बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, एंड एल टू द पावर सी, सी की वैल्यू 0। सो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज ई डिवाइड बाय रो, वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड क्वेश्चन, one more statement on the basis of dimension analysis, that is स्टूडेंट्स हमें हाइड्रोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा था कि हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर भी आपको 50 to 60% चैप्टर जो है वो डायमेंशन एनालिसिस पे डिपेंडेंट मिलेगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इस लिमिटेशन को ओवरकम करता हुआ आपको दिखेगा, जो मैंने अभी लिमिटेशन बताई थी कि 3 डिपेंडेंट फैक्टर होने चाहिए, ओनली 3 डिपेंडेंट फैक्टर होने चाहिए। सो वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक क्वेश्चन जो कि कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है वो आपके हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी अभी साथ साथ क्लियर कर लेते हैं कि आपको फॉर्मूला डिराइव करना है रेनॉल्ड नंबर का। यू हैव टू डिराइव फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर NR, एंड एज वी नो रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, सो इसका डायमेंशन आप साथ साथ लिखें M0, L0, T0, एंड डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर जिस पे रेनॉल्ड नंबर डिपेंड करता है वो है यस डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेनॉल्ड नंबर इज जस्ट अ नंबर दैट इज गिवन टू द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के फ्लो को दिया जाता है रेनॉल्ड नंबर। सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज रो, एंड रो का जो डायमेंशन है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सेकंड वन डिपेंडेंट फैक्टर इज वेलोसिटी, और जो कि आगे जाके आपको हाइड्रोडायनेमिक्स में बताया जाएगा कि जो वेलोसिटी है ना ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v, एंड वेलोसिटी हैज डायमेंशनलिटी -1। थर्ड डिपेंडेंट फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा का डायमेंशन ml-1 t-1। एंड फोर्थ डिपेंडेंट फैक्टर जो कि मैं लिमिटेशन के साथ अभी बता रहा था कि लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है, बट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि, और डिपेंडेंट फैक्टर की फॉर्म में नहीं दे रखा, ऐसे दे रखा बस कि एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन डायमीटर। सो इस क्वेश्चन को भी आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। ओके, डन। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट ऐसे ही करना है बिल्कुल, दैट रेनॉल्ड नंबर डिपेंड्स ऑन रो, वी, ईटा एंड डी। डी को अलग ही रखो, और डी के ऊपर कोई भी पावर मत रखना, ए बी सी इस टाइप से कोई भी पावर नहीं रखनी आपको। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू के रो वी ईटा डी
पावर ए बी सी, कोई पावर नहीं रखनी, पावर 1 रहने दो इसकी। आफ्टर दैट डायमेंशनली रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस m0 l0 t0, ओके। राइट हैंड साइड रो हैज द डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेलोसिटी हैज द डायमेंशन, इसकी पावर a रखें, वेलोसिटी lt-1 पावर b and eta ml-1t-1 power c, diameter is a length power 1, okay। now m को एक बार कंप्लीट मर्ज करें, पावर a है, यहां से पावर c आएगी, ओके। l को कंप्लीट मर्ज करें, -3a है, प्लस b है, -c है, +1, ओके। एंड t टू द पावर -b एंड t टू द पावर -c, बेस सेम पावर है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, a m की पावर a, यहाँ पे m की पावर c, ओके। l की पावर -3a, l की पावर b, l की पावर -c, l की पावर +1 -b, t टू द पावर -b एंड t टू द पावर -c, ओके। लेफ्ट हैंड साइड m0 l0 t0, ओके। a प्लस c इज इक्वल टू 0, -3a प्लस b माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस b। इस क्वेश्चन को आप एक एक्सेप्शनल केस की फॉर्म में ले सकते हो, ओके। बट बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो नहीं डिराइव किए जा सकते अगर तीसरे से चौथा डिपेंडेंट फैक्टर आ जाए तो। अब यहां से आप देखो a इज इक्वल टू c ले आओ, ओके। b इज इक्वल टू -c ले आओ, ओके। a या ऐसे भी लिख सकते हो ना आप इसको, c इज इक्वल टू -b एंड c इज इक्वल टू a, या a और b को ऐसे ही ठीक था, ओके। a की जगह पे c रखो, -3c हो गया, ठीक है। b की जगह पे c रखो, माइनस का c हो गया, -c ऑलरेडी है, +1 इज इक्वल टू 0, -3c -c माइनस का 4c इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू, there is a problem, a plus c is equal to 0, done। -3a plus b minus c plus 1 is equal to 0, -b minus c is equal to 0 and b is equal to माइनस का c, ओके। a is equal to माइनस का c, ये प्रॉब्लम थी, डन। a is equal to -c, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, सो -c एंड -c, माइनस का 2c and here is c plus 1 is equal to 0, c is equal to -1, ये c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें, सो a की वैल्यू क्या आएगी +1, b की वैल्यू क्या आएगी +1, डन। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें एंड यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर, दैट इज, देखो c के ऊपर सिर्फ -1 है, c की जगह पे कौन है c, ईटा, मीन्स रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो dv बाय ईटा, फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर। और इसी फॉर्मूले को आप रीमॉडिफाई करके क्रिटिकल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहीं से आपको ये जो वेलोसिटी है ना, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड नंबर एक कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा उस टाइम पे। मींस अगर मैं कहूं कि आप एक फॉर्मूला डिराइव करो, ये आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर लिख लेना, डिराइव द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। दैट मे डिपेंड अपॉन ईटा, दैट मे डिपेंड अपॉन रो, दैट मे डिपेंड अपॉन डायमीटर एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको k रखे रखना है, ओके। लास्ट तक k रखे रखना है एंड एट लास्ट k की जगह पे आप रेनॉल्ड नंबर लिख दें, बिकॉज k इज कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? सो यहां पे रेनॉल्ड नंबर इस क्वेश्चन में मिसिंग रहता है। सो एक क्वेश्चन ये, मैं आपको और 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप ट्राई करें एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। नाउ स्टोक्स लॉ, हाइड्रोडायनेमिक्स ओपन करते ही सबसे पहला फॉर्मूला आपसे बोलेगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इज विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, जो कि फ्लूइड के अंदर आप गिरो, आपके गिरते ही फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और कितना फोर्स लगाता है, दैट ये फोर्स आपको निकाल के लाना है। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ईटा पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। ये आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, बिकॉज
ये जो स्टोक्स ने अपना एक्सप्रेशन दिया था ना, वो एक स्फेरिकल बॉल पे दिया था जो कि फ्लूइड के अंदर मूव किए जा रही है, किए जा रही है। एंड v इज द वेलोसिटी, एंड ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, यहां पे ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि एक बार जब हम बॉल को फेंकते हैं ना, तो वो बॉल वेलोसिटी गेन करती है या लूज करती है, बट आफ्टर सम टाइम वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ओके, एक और थर्ड क्वेश्चन अगर चाहिए तो वो भी दे रहा हूं। अगर एक पाइपलाइन है, ये पॉइज़ोली इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम डिराइव भी करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर जब हमारा ओपन होगा। पाइपलाइन का है जिसका रेडियस है r, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम रेट। ओके, इसको आपको लिखा मिलेगा, यू हैव टू डिराइव वॉल्यूम रेट। ओके, ये आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, और वॉल्यूम रेट का मतलब जिसके पीछे रेट लग जाए, आगे रेट लग जाए, इसका मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड बाय टाइम। इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, दैट इज डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, फर्स्ट डिपेंडेंट फैक्टर, सेकंड डिपेंडेंट फैक्टर इज रेडियस, एंड थर्ड डिपेंडेंट फैक्टर इज ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका एक और फॉर्मूला। सो ये तीनों आप क्वेश्चंस ट्राई करें ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल सेम पैटर्न में, डायमेंशन एनालिसिस पे बेस है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या किसी भी एक पर्टिकुलर लेक्चर में सभी डाउट्स को एक साथ कंबाइनली क्लियर जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर पसंद आ रही है ना वीडियोज़, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहा कीजिए, बिकॉज जितना आप लाइक्स करोगे उतना समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स भी हो रहा है, वरना मेरे को यहाँ बैठे क्या समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स को थोड़ा सा फील करवाओ, लाइक्स जरूर किया करो। थैंक यू।